हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस। तो बहुत दिनों के बाद क्लास 12 की ये क्लास स्टार्ट हुई है। तो आई होप क्लास 12 के स्टूडेंट्स तो वाकई बहुत ही मेरे कहने का मतलब नाराज़ होंगे। तो फिलहाल नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। देयरफॉर उसके लिए सॉरी एक बार मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्लासेस 12th की बहुत ही लेट है, एक बार फिर से मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्लास 12 क्लास स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। असल में क्लास 11 क्लास प्रॉपर करना पड़ रहा था, इसलिए अब अल्टरनेट में एक दिन 12 एक दिन 11, ठीक है, और बीच बीच में कॉम्पिटेटिव वीडियो को भी अपडेट करता रहूँगा। ठीक है, चलिए तो फिर बिना किसी देरी के मैं 12th की वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 5 बताया था, पढ़ाया था, ठीक है ना। अब उसके बाद चैप्टर नंबर 6 आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। ये भी चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितना चैप्टर नंबर 5 आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है ना। इसका यूज अवकलज के अनुप्रयोग क्या है, ठीक है ना, देखते हैं क्या यूजेस है, ठीक है ना। जैसे कि आप पढ़ के आए हो, जैसे क्लास 9 में लोग पढ़ते थे त्वरण। त्वरण को हम लोग कहते थे, ये त्वरण है ना, उसमें हम लोग कहते हैं त्वरण माने होता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब होता था वेग परिवर्तन अपॉन समयांतराल। तो कहते थे ना उसमें, तो वेग परिवर्तन जो होता था dv अपॉन dt, इसको बोला जाता था। तो dv अपॉन dt में वेग में परिवर्तन, तो एक राशि है वेग, वेग एक राशि है, तो राशि में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। तो इस अवकलज का अनुप्रयोग यहाँ पे हमें करना है। कैसे हम अवकलज का अनुप्रयोग करके राशियों में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे हम, अब दूसरा अनुप्रयोग है, हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल में स्पर्श रेखा और नॉर्मल का यूज हमें करना है अवकलज में, ठीक है ना। और इसके बाद आता है कि फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मीन्स वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन, कैसे फंक्शन इंक्रीज करता है, कैसे फंक्शन डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो ये सारे फंक्शन को हमको इसमें पढ़ना है। और आता है एक चैप्टर इसमें, एक टॉपिक इसमें आती है अप्रोक्सीमेशन। फॉर एग्जाम्पल 25.4 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए। जैसे आप 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हो, तो इसका स्क्वायर रूट आप धड़ल्ले से बता दीजिए कि 5 है। बट आपको अगर रूट 25.4 की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो आप क्या करोगे? आप यही कहते हो कि रूट 25.4 की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग होती है। व्हाट समथिंग, व्हाट समथिंग, ये समथिंग क्या है? और अगर आपको कहना हो क्यूब रूट ऑफ 27 पॉइंट समथिंग, क्यूब रूट ऑफ 27.3 जी वैल्यू फाइंड करो, तो क्यूब रूट ऑफ 27 फाइंड के लिए आप कहोगे कि इसकी वैल्यू होगी 3 पॉइंट समथिंग। क्या समथिंग, क्या व्हाट समथिंग है? इसी समथिंग की वैल्यू हम अवकलज के उपयोग के थ्रू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। अब हम कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ एक्स इज इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। ये इस तरीके से फंक्शन है, तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होती क्या है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को हम मैक्सिमा और मिनिमा, हिंदी में उसको उच्चिष्ट या निम्निष्ट या उच्चतम मान या निम्नतम मान के नाम से जानते हैं। तो ये होता क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके के तमाम सारे टॉपिक को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो अवकलज के अनुप्रयोग के थ्रू आता है, ठीक। तो 6.1 का जो डिस्कस करना है वो अवकलज के अनुप्रयोग में पहले टॉपिक है। पहले टॉपिक में जो चीज आएगी वो हमें पढ़ना राशियों में परिवर्तन। तो राशियों में परिवर्तन की पहली जो राशियों में जो परिवर्तन है वो 6.1 की टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, राशियों में परिवर्तन, ठीक है।
राशियों में परिवर्तन स्टूडेंट्स है, कोई भी क्वांटिटीज है तो वो कैसे उसका चेंजेस हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, ठीक है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहा है, 2-4 क्वेश्चन करेंगे हम उस पर 2-4 क्वेश्चन की 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर ले लेंगे। तो प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, तो जैसे हम प्रैक्टिस कर लेंगे प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन पे हम इस क्वेश्चन एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। 2-4-10 क्वेश्चन करेंगे, आसानी से हम इसको हमको कर लेंगे, ठीक है ना। बस एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, अगर राशि में एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, राशि में वृद्धि दर होगी, राशि में वृद्धि दर हो प्लस साइन से दिखाएंगे, और अगर राशि में कमी दर होगी तो इसको हम माइनस साइन से शो करेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1 स्टूडेंट्स है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें। सॉरी, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। कब? जब r बराबर 5 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे मानते हैं कि माना वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है। क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है और उसके थ्रू हम अपना काम करेंगे। क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, अपना काम चुपचाप कर लेना है, बस क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़ना, ठीक है ना। क्या करा कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर माने कि रेट ऑफ चेंज कहाँ, इसके क्षेत्रफल में, उसके एरिया में, ठीक है ना। तो ये ए में रेट ऑफ चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है। देखो, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन की दर कहाँ हो रहा है, क्षेत्रफल में। तो डी डी ए मैंने कर लिया, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष दो डी डी आर ए हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। फिर से एक बार करते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या आर के सापेक्ष क्या करो भैया, डी डी आर ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है ना। तो हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है, तो भैया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। वैसे होता तो ये कि डी डी टी ए यही होता, लेकिन क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर तो है, बट डी डी टी ए वो, लेकिन वो आर के रिस्पेक्ट में कर रहा, तो टी को हटा के हम आर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ये कब निकालना है, जब आर की वैल्यू 5, जब आर की वैल्यू 5, ठीक है ना। अब ए वृत्त का क्षेत्रफल है, इसे आप लिखेंगे सिंस ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों को टी के सॉरी आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डी डी आर ए इज इक्वल टू डी डी आर पाई आर स्क्वायर जाएगा, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई कोफिशिएंट है बाहर हो जाएगा, डी डी आर स्क्वायर, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2r, डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू पाई 2r की वैल्यू कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल टू 5/10 पाई सेंटीमीटर। देखो यूनिट कैसा लिखते हैं हम इसकी, ए आगे है तुम्हारा एरिया, एरिया की यूनिट कितनी होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर, ये आर है तो पर सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना, ये रहा इसका आंसर। तो प्लीज पॉज द वीडियो, डोंट लेट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 2 स्टूडेंट्स है, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख रहे हैं माना घन का आयतन बराबर v, ठीक है ना। तो यहाँ पे घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो सेकंड यहाँ पे तो dv अपॉन dt हो जाएगा बराबर dv अपॉन dt। देखो ये दर से बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब यहाँ पे प्लस साइन देंगे, ठीक है ना। तो 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड
सेकंड टाइम इसलिए टी के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। डीवी अपॉन डी टी को 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। यदि इसके कोर की लंबाई, इसके कोर मान लो ए है, यहाँ पे लिख लें कोर बराबर ए और कोर की लंबाई 10 है, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे कोर ए बराबर 10 सेंटीमीटर। इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, और पृष्ठ इसका मान ले रहे हैं, इसका पृष्ठ मान ले रहे हैं एस, ठीक है ना, एस मान ले रहे हैं। चलिए, तो इसका ए कोर ए बराबर 10 सेंटीमीटर, इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, देन आपको डी एस अपॉन डी टी फाइंड करना है, ठीक है ना। डीबी अपॉन डी टी इक्वल 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। आपको इसका आयतन पता है, वी बराबर होता है घन का आयतन, क्या होता है, घन का आयतन, ठीक है ना। घन का आयतन होता है ए क्यूब, भुजाघाती 3 होता है, तो जाएगा डी पी अपॉन डी टी बराबर डी डी टी ए क्यूब, या डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा ए क्यूब का डिफरेंशिएशन 3a स्क्वायर, अब एक हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी। वैल्यू सबकी पुट अप, डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू 9, 3, ए की वैल्यू 3a स्क्वायर हो जाएगा, ए की वैल्यू 10 स्क्वायर मैंने 100 हो जाएगा। डी ए अपॉन डी टी यहाँ से फाइन कर लेंगे, तो जाएगा 3 3 सा 9, तो 3/100 बराबर डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, यस बराबर शंकु का घन का पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर। अब डी एस अपॉन डी टी की वैल्यू होगी 6 डी डी टी ए स्क्वायर, डी एस अपॉन डी टी बराबर 6 ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2a और एक हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, सारी वैल्यू नोन है, पुटअप कर लो। डी एस अपॉन डी टी हमको फाइन करना है, 6 2 12 इंटू ए की वैल्यू हाउ मच, ए इन 10 है, इंटू डी ए अपॉन डी टी मैंने निकाला 3/100, 10 कैंसिल, ठीक है ना। तो जाएगा आपका 2 5 10, 2 6 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस ये आएगा डी एस अपॉन डी टी आपका आ जाएगा 6 18/5, ठीक है ना, 18/5 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर होगा, क्योंकि पृष्ठ माने स्क्वायर होती है इसके एरिया, इस यूनिट पर सेकेंड, ठीक है ना। ये इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, ये इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे इस तरह झील में एक पत्थर डाला जाता है, ये झील है, झील सर्कुलर होती है, वृत्ताकार होती है, तो उसमें एक पत्थर फेंकेंगे। जब यहाँ पे पत्थर फेंकेंगे तो उस पत्थर फेंका जाता है, तरंगे वृत्त में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड गति से चलती हैं। तो देखो यहाँ पे जब इसमें पत्थर डालेंगे तो पहले हिले, पानी थोड़ा सा हिलेगा, फिर हिलेगा ऐसे, एंड सो ऑन करते 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 पूरा पानी ऐसे हिलता चला जाएगा लास्ट तक, ठीक है ना। इस तरीके से वो पानी हिलता चला जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस छड़ घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करें कि वो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो देखो जब यहाँ पे मैंने कंकड़ फेंका, यहाँ पे जब कंकड़ फेंका तो तरंगे वृत्तों में, तो तरंग देखो पहले ऐसे रही, फिर ऐसे रही, फिर ऐसे रही, एंड सो ऑन बढ़ रही है ना, तो तरंग ऐसे हिलते चले जाते। ये जो दिया ना, ये 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ रहे, तो ये क्या बढ़ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। वो रेडियस में रेडियस की जो क्वांटिटी रेडियस की है, जो क्वांटिटी त्रिज्या है उसके मतलब कि उसमें चेंज हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे जैसे जो त्रिज्या में परिवर्तन होगा तभी तो ये इसके एरिया में परिवर्तन होगा। तो ये जो है आपका डी आर अपॉन डी टी वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो रेडियस में चेंज होगा तो जाहिर से बात इसके एरिया में भी चेंज होता चला जाएगा। तो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, देन आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर चलते हैं आगे, अब हम आर इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। उस छड़ घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालेंगे, क्योंकि ये पूछ रहा है कि वो कितनी तेजी से इंक्रीज कर रहा है,
कि कितनी तेजी से वो बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो डी अपॉन डी टी हमको निकालना था, हमको पता है ए इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सर्कुलर है। तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी पाई, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2r डी आर अपॉन डी टी, ठीक है ना। अब हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई 2, आर की वैल्यू हमको मालूम है, आर की वैल्यू 10, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हो गई 4। अभी मिला चला जाएगा डी ए अपॉन डी टी बराबर 2 दहा में 20 चौक के एग्जाम्पल क्वेश्चन से है कि आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो आयत की लंबाई x जो है 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, देन dx अपॉन dt बराबर घट रही है ना, तो माइनस साइन दिखा दो, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये माइनस साइन और प्लस साइन का बस इतना ही रोल होता है कि वो घटना और बढ़ना बताता है और कुछ नहीं बताना होता, बस, ठीक है ना। और डी वाई बाई डी टी ये बता रहा भैया क्या, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये प्लस साइन है क्योंकि ये बढ़ रहा है भैया। x बराबर 10 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप मान लो भैया, पेरीमीटर होता है p हमें बताना है कि dp अपॉन dt क्या होगा, एंड क्षेत्रफल मैंने एरिया मैंने डी अपॉन डी टी क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें पता है आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई x प्लस वाई, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो dp अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 dx अपॉन डी टी प्लस dy बाई डी टी, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आपका dp अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 dx अपॉन डी टी की वैल्यू -3 प्लस dy बाई डी टी की वैल्यू है 2, ठीक है ना। चलिए तो जाएगा आपका dp अपॉन डी टी बराबर 2 जाएगा -3 प्लस 2 जाएगा -1, देन dp अपॉन डी टी जाएगा -1, सॉरी 2 1 सर -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के दर से घट रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रहा है, ठीक है ना। ये आंसर इसका घटने का आंसर है, ये घट रहा है। अब सेकंड है इसका जो है वो ये है क्षेत्रफल में परिवर्तन, ए बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई मैंने एक्स वाई, तो जाएगा ये डी डी टी ए बराबर डी डी टी एक्स वाई। ये 2 फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन है, तो ये फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड में यहाँ पे चलेगा, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, सॉरी सेकंड मैंने वाई है, प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अभी आगे आपका आएगा, आगे आपका आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी बराबर एक्स, सबकी वैल्यू रख दो, x की वैल्यू यहाँ पे है 10, सॉरी यहाँ पे है जो यहाँ पे रख दो 10 इंटू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 6 और dx अपॉन डी टी की वैल्यू -3, ठीक है ना। अभी सॉल्व करेंगे तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 10 2 सर 20 -6 3 सर -18 हो जाएगा। अब यह डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसका आंसर रहा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या करा नेक्स्ट है एग्जांपल 5 है, किसी वस्तु की x इकाई के उत्पादन में कुल लागत cx रुपए में दिया है, cx बराबर 0.0, यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं, cx बराबर 0.005x क्यूब माइनस 0.02x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, इतना रुपये है।
किसी तरह से प्रदत्त सीमांत लागत इसकी निकालना है, ठीक है। तो जब 3 इकाई से उत्पादित किया जाए तो ये x इकाई का मालूम है, ये x इकाई का मालूम है। अब यहाँ पे बता रहा है कि मतलब किसी वस्तु की x इकाई के उत्पादन में कुल लागत, ये कुल लागत मालूम है। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। कोई वस्तु है, x इकाई का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है ना। x इकाई के उत्पादन में कुल लागत इतनी लग रही है, ठीक है। अब आगे वो कह रहा है कि उसकी सीमांत लागत ज्ञात कीजिए, मैंने मार्जिनल कास्ट उसकी ज्ञात करो भैया कि उसकी सीमांत लागत क्या है जब x बराबर 3 हो, ठीक है ना। x बराबर 3 पे इसकी वैल्यू आप बताइए, x बराबर 3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, कब। आगे इसमें और कुछ कह रहा है, जहां सीमांत लागत जो है, सीमांत लागत से हमारा अभिप्राय है कि किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत, संपूर्ण लागत की, अरे कुल लागत मैंने संपूर्ण लागत, तो सॉरी सीमांत लागत से हमारा अभिप्राय है कि किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत में तात्कालिक परिवर्तन की दर से, सीमांत लागत जो है वो संपूर्ण लागत के परिवर्तन की दर है। तो यहां पे लिखेंगे सीमांत लागत बराबर संपूर्ण लागत के परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो सीमांत लागत बराबर जाएगा ddx, परिवर्तन की दर क्या है, तात्कालिक परिवर्तन की दर। तो तात्कालिक परिवर्तन की दर चल क्या रहा है, x ही तो चल रहा है, इसलिए मैंने ddx कर दिया। ddx क्या हो गया है, cx। तो ddx cx की वैल्यू रख दो, cx की वैल्यू क्या है, यही है 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 30x प्लस 1230, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, तो जाएगा ये आपका हो जाएगा कितना, x के ऊपर डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर इंटू 0.005 माइनस x स्क्वायर का 2x होता है 2x इंटू 0.02 प्लस 30x का डिफ्रेंशिएशन, बाकी इसका तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, जो है कि 5 3 सर 15 हो गया, 15 0, 3 डिजिट पे इसका हो जाएगा क्या कहते हैं उसको, पॉइंट, माइनस 2 2 ज़ारा 4 हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा x प्लस 30, ये आ जाएगा इसका संपूर्ण लागत कितने इकाई पे आ रहा, x इकाई पे आ रहा, ये x इकाई पे आ रहा। जब हम कहेंगे इसमें x बराबर 3 पर, तो ये जाएगा x बराबर 3 रख देंगे, जाएगा 3, माने कि x बराबर 3 पे तो 3 इकाई का आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ x बराबर 3 0.015 गुड़े 3 3 का 9 माइनस 0.04 गुड़े 3 प्लस 30। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 15 नवा कितना हो जाएगा, 15 नवा हो जाएगा आपका 135, जाएगा 0.135 माइनस 4 3 12 हो जाएगा 0.12 प्लस 30, ठीक है। यहाँ पे इसको हम प्लस कर लेते हैं, तो 30.135 माइनस कर देंगे 0.120, ठीक है। इसको माइनस कर दो 5 3 से 2 माइनस करेंगे 1, ये 0 हो जाएगा 0.03, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लास्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स है, एग्जांपल नंबर 6 है, किसी उत्पादन के x इकाई से प्राप्त आय, कुल आय रुपये में rx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्राप्त प्रदत्त है। जब x बराबर 5 है तो सीमांत आय ज्ञात कीजिए। सीमांत आय का जस्ट वही मीन्स जो यहाँ पे हम लोग निकाल रहे थे,
जैसे यहाँ पे हम कह रहे थे ना सीमांत लागत का मतलब संपूर्ण लागत के परिवर्तन की दर, तो वैसे यहाँ पे भी सीमांत मैंने लिखा नहीं स्टूडेंट्स को, इसका भी वही मतलब है कि सीमांत आय का मतलब है कि किसी वही कुल उत्पादन की परिवर्तन की दर है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वही चीज, सीमांत आय बराबर कुल आय की परिवर्तन की दर, ठीक है ना। तो दर तात्कालिक परिवर्तन की दर है, तात्कालिक यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पे तात्कालिक मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप भी यहाँ पे लिख लीजिएगा तात्कालिक। तात्कालिक माना था करंट जो दे रखा है, तो यहाँ तात्कालिक क्या दे रखा है, तात्कालिक यहाँ पे x दे रखा था, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे भी x दे रखा है, एग्जाम्पल 6 और 5 लगभग सेम है, तो DDX RX है, तो DDX RX की वैल्यू है 3x² प्लस 36x प्लस 5, या अवकलन करें 3 दूना 6x प्लस 36, ये तो x का आ गया, x इकाई का क्या है, जब x बराबर 5, आप लिखेंगे x बराबर 5 पर जाएगा 6 गुणे 5 प्लस 36, 6 पच्चे 30 धन 36 जाएगा 36 और 30 66, ठीक है ना, इतना रुपया आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका आंसर। तो बस स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आप यहाँ तक का नोट्स अपना कंप्लीट करिए, और अगर स्टूडेंट्स आपको अगर यहाँ तक के क्वेश्चन में और टॉपिक से रिलेटेड अगर कुछ भी कहीं पे भी किसी लाइन वगैरह में कहीं अगर डाउट्स वगैरह रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।